पहले आप रासो शब्द का अर्थ देखिए। इसमें रासो के कई विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लिए हैं। किसी ने रस और किसी ने रसायन कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासो जो है ये एक काव्य का भेद भी है और छंद भी है। अतः रासों के अंदर आप 4 रूप इसके देख सकते हैं: रस, रास, रासक, रासो। ये तो शॉर्ट रूप हो गया है। रासो काव्य परंपरा देखिए। रासो काव्य परंपरा में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक प्रकार की रचनाओं में तो इतिहास के जो पुराने प्राचीन व्यक्ति हैं उनके जीवन की घटनाएं हैं, और दूसरी परंपरा में आपको कुछ लोक प्रचलित कथाएं मिलेंगी, जिससे उदाहरण के लिए कह सकते हैं आप संदेश रासक। तो 2 प्रकार की इसमें रचनाएं हैं। तो जो रासो काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत 8 ग्रंथ हैं आपके टोटल कह सकते हैं: खुमान रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विजयपायल रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, और नंबर 8 पे है अन्य ग्रंथ। इसमें वे सभी रचनाएं आती हैं जिनके नाम के आगे रासो नहीं लिखा है, लेकिन सभी रचनाएं अन्य जो भी हैं वो अन्य ग्रंथ में शामिल हैं। ये हो गए आपका रासो काव्य के ग्रंथ। अब रासो काव्य में जो ग्रंथ रचे गए हैं कुल मिलाकर के उनकी प्रवृत्तियाँ, इनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो इस काल की प्रवृत्तियाँ देखिए। नंबर 1 पे है आपका संदिग्ध रचनाएं। इस काल में जो वीरगाथात्मक रचनाएं हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जैसे कि मतलब जो आगे की आगे रचनाएं चलती चली गई हैं, तो इन रचनाओं में कुछ कवियों ने अपने और तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके कारण इसके अंदर और भी आपको तथ्य जोड़े हुए मिलते नजर आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे बीसलदेव रासो है और पृथ्वीराज रासो देख सकते हैं, उसकी घटनाएं ऐसी जोड़ दी हैं कवियों ने जिनकी प्रामाणिकता आप प्रतीत नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से। नंबर 2 पे है ऐतिहासिकता का अभाव। तो इस काल में जो रचनाएं रची गई हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। भारतीय हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भारतीय कवियों ने इतिहास नाम भर को लिया, जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। इन शब्दों से आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिकता इनमें बहुत ही कम रही है, क्योंकि इन तथ्यों में कुछ कवियों ने बहुत अधिक तथ्य अपने भी जोड़ दिए हैं जिनका इतिहास से कोई संबंध ही नहीं है। इसमें वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन किया गया है राजाओं की। तो कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। नंबर 3 पे है युद्धों का सजीव वर्णन। जो इस काल में कवि रहे हैं उनको कलम का तो ज्ञान था, लेकिन साथ में उनको तलवार का भी बहुत अधिक ज्ञान था। इसी कारण जो इसमें युद्धों का वर्णन हुआ है बहुत ही सजीव वर्णन हुआ है। जो कवि होते थे उस समय वो क्या करते थे, अपने राजाओं के साथ ही युद्ध में जाया करते थे, और समय पड़ने जरूरत पड़ने पर वो खुद युद्ध में भाग लिया करते थे, खुद तलवार चलाते थे। अतः उनको युद्धों का बहुत अधिक ज्ञान था। इस कारण जो युद्धों का जो वर्णन जब करते थे, वो जब लिखते थे वर्णन, तो बहुत ही अधिक सजीव वर्णन प्रस्तुत करते थे। उनके वर्णन के बारे में कहा जाता है कि जब पाठक उनके वर्णन को पढ़ता है तो बिल्कुल दंग रह जाता है। तो युद्धों का बहुत ही सजीव वर्णन इसकी काव्य की विशेषता रही है। इसके पश्चात नंबर 4 पे है आपका अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में आशादाताओं का यशोगान। इसमें क्या है, कवि जो होते थे दरबारी कवि होते थे, तो उनको क्या था कि उनका जो रोजी रोटी थी अपने आशादाताओं पर निर्भर रहती थी, उनको प्रसन्न करना ही उनका मुख्य मकसद होता था। तो इसी कारण वो अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का उसमें यूज करते थे वो। तो इसमें क्या था कि जयचंद की प्रशंसा में आप देखेंगे कि अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का ही वर्णन हुआ है। इसमें अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता को ही प्रस्तुत करना ही कवियों का मुख्य उद्देश्य रहता था। नंबर 5 पे है वस्तु वर्णन और प्रकृति वर्णन। इस काव्य में अनेक प्रकार के वर्णन हुए हैं वैसे तो, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वस्तु वर्णन है उसमें आप राजाओं की शूरवीरता, पराक्रम, शत्रु विजय, रणसज्जा, अखेट आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलेगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजाओं ने जब कई वर्णन हैं, जैसे राजाओं की वीरता का वर्णन है कि राजाओं ने जब धरती पर पैर रखा तो ऐसे लगता है जैसे कि सिंह ने धरती पर पैर रख दिया हो। सिंह के समान ही धरती कांपने लगती है जब राजा धरती पर पैर रखते हैं। इस प्रकार से राजाओं की वीरता का बहुत ही अधिक वर्णन है। प्रकृति वर्णन देखिए। प्रकृति वर्णन में भी सुंदर वर्णन हुआ है। प्रकृति वर्णन में आलंबन और अधिपन 2 रूपों को लिया गया है। संयोगावस्था में प्रकृति के सुखद चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं, और वियोगावस्था में प्रकृति के दुखदायी चित्रण प्रस्तुत हुए हैं।
लेकिन एक बात देखेंगे आप, नंबर 6 पे है जनजीवन के प्रति उपेक्षा भाव। इस काव्य में जो काव्य रचनाएं हुई हैं, राजाओं का तो बहुत अधिक वर्णन इसमें किया है, लेकिन जो सामान्य जनजीवन है उसके प्रति बहुत ही उपेक्षा भाव प्रस्तुत हुआ है। कवियों ने उनके जीवन को बहुत ही कम वर्णन किया है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि पानी भरने की पनिहारी या फिर खेतों में काम करने वाली का वर्णन हुआ है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि जनजीवन के प्रति उन्होंने कुछ वर्णन नहीं किया। बहुत ही अधिक उपेक्षा भाव इसमें आपको मिल सकता है। और इसके पश्चात आप देखिए रसों का प्रयोग नंबर 7 पे है। जो इस काव्य में वीर रस है वो तो बहुत ही अधिक, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक यूज हुआ है इस काव्य में। लेकिन वीर रस के साथ साथ ही श्रृंगार रस का भी वर्णन हुआ है, क्योंकि राजाओं में उस समय युवतियों के प्राप्त करने की होड़ लगी हुई थी। जैसे आप कह सकते हैं कि जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जाए धरी तलवार। ये एक उनका लक्ष्य था राजाओं का कि उनको युवतियों को सुंदरता पर वो मोहित होते थे। तो इसी प्रकार इसमें श्रृंगार रस भी देखने को मिलेगा। और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही रूप इसमें हैं। पद्मावती में देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नक्शिक वर्णन है, वह संधि का इसमें सुंदर वर्णन हुआ है। लेकिन जो वीर रस है, यहाँ का वीर रस जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वीर रस का इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। इसके पश्चात आप देखिए कि काव्य रूप और भाषा, इसमें प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य दो प्रकार के काव्य रचे गए हैं। रासो काव्य में देशी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसे हम डिंगल पिंगल भाषा कहते हैं। राजस्थानी भाषा जो है आपकी वो डिंगल भाषा कहलाई जाती है। मारवाड़ी को भी डिंगल भाषा कहते हैं। इसके पश्चात जो आपकी पिंगल भाषा है, पिंगल भाषा में आप कह सकते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को आप पिंगल भाषा कह सकते हैं। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखिए, कुंजर ऊपर सिही, सिही ऊपर दोय पब्बय, पब्बय ऊपर मंथ, मंथ ऊपर शशि शुंभय। तो ब्रज भाषा में आप कह सकते हैं कि पिंगल भाषा है। तो जिसकी आप एग्जाम्पल देखिए, कुंजर ऊपर सिही, सिही ऊपर दोय पब्बय, पब्बय ऊपर मंथ, मंथ ऊपर शशि शुंभय। यह आप अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, पिंगल भाषा का है। इसके पश्चात आप देखिए छंद एवं अलंकार हैं इसमें। इसके अंदर छंदों की कोई कमी नहीं रही है, बहुत ही अधिक सुंदर अलंकार यूज हुए हैं। छंदों का तो इसमें कह सकते हैं कि जाल रहा है रासो काव्य के अंदर। इसके अंदर ज़्यादातर तो दोहा, तोटक, तोमर, पद्धति, उल्लाला, छप्पय, कवित्त, मालती, नाराज, कुंडलय इत्यादि छंदों का, असंख्य छंद हैं वैसे तो, आदि छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन आप कह सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कि इसमें जो छंद यूज हुए हैं, तोटक, तोमर और पद्धति पर उतर आते हैं काव्य के कवि, लेकिन जमकर उन्होंने छप्पय और दोहा में लिखा है। मतलब कि छप्पय और दोहा में उन्होंने जमकर लिखा है। इसके पश्चात अलंकार देखिए आप। अलंकार में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का सफल सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि का सफल प्रयोग हुआ है। और अर्थ अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, दीपक, निरूपा, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रधानता देखी जा सकती है। रूपक अतिशोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है, कुंजर ऊपर सिंही, सिंह ऊपर दोय पब्बय, पब्बय ऊपर मंथ, मंथ ऊपर शशि शुंभय। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो काव्य की परंपरा के जो काव्य हैं वो अप्रामाणिक रचनाएं हैं, अप्रामाणिक हैं। लेकिन अप्रामाणिक होते हुए भी श्रृंगार और वीर रसों से अप्लावित ये रचनाएं पाठक के हृदय को बहुत ही अधिक आनंदित करती हैं। ये हो गया आपका रासो काव्य। यदि आपको आगे की भी और आप चाहते हैं कि वीडियोज़ मिलें तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।